बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने अपना 7-8 दहाइयों पुराना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है और ये मौक़िफ़ इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ताकत है और डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात बढ़ाने की जो ख्वाहिश है वो इसके पीछे कार फरमा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बड़ी कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी हुकूमत के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात रहें। पिछले साल जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो तब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए परेशानी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स के साथ, ख़ास तौर पे अपने मुसलमान और पाकिस्तानी वोटर्स के साथ ये वादा करके आया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है इसको रोकेगा। इस खौफ की वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, मोहसिन नकवी ने और शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि किसी तरह भी डोनाल्ड ट्रंप को राम किया जा सके। उसके लिए उन्होंने खुशामद का रास्ता अपनाया और बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स जो हैं उनको भी हायर किया। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और पाकिस्तान काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफ़ें की, जिसके बदले में इन्होंने भी दबा के उनकी खुशामद की। मादनियात के मामलात हों या दीगर मामलात हों, पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे माजी के जो मौक़िफ़ थे उनसे यू टर्न लिया है और आज पाकिस्तान ने वो कर दिया जो आज से अगर आप चंद साल पहले ये इसके बारे में बात करते या आप चंद माह पहले भी इसके बारे में सोचते भी आप, तो आप कहते ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ये कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, उनमें से किसी के दौर में भी किसी एक को भी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो इस लेवल तक यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि एक अवामी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में बहुत सख्त था। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को मंजूर करवाया। इस करारदाद के खिलाफ कौन कौन था और हक में कौन कौन था, ये है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात हैं जिसके ऊपर ये करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है। ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गज़ा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि एक दिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया गया था, या जो बात हमारे साथ हुई थी अमेरिका की, या जिन चीज़ों पर हमने इत्तफाक किया था, या जो मुआहिदा हमारे साथ शेयर किया गया था, ये वो मुआहिदा नहीं है जो आज छुपवाया जा रहा है। उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे, पीछे हट गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद जैसे खौफ पाकिस्तान में फैलाया गया, उस खौफ के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके मौक़िफ़ को डिनाई नहीं कर पाएगा, इनके मुकाबले में आ नहीं पाएगा। ये हुकूमत को इस बात का आइडिया है और उन्होंने अपने आलमी सहूलतकारों को खुश करने के लिए ये बताया भी कि अगर पाकिस्तान में खून भी बहाना पड़ा तो कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाए, क्योंकि उसको इसके साथ लोग जोड़ कर देखते हैं। अब आ जाए कि ये जो करारदाद पास हुई है इसमें क्या किया जाएगा। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गज़ा में तैनाती होगी। इसराइली बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? ये जो मुसलमान ममालिक की फ़ोर्स है वो इसराइल की हिफाजत करेगी, उसके बॉर्डर को महफूज बनाएगी। गज़ा को असलहे से पाक किया जाएगा, यानी किसी किस्म का ख़तरा गज़ा से कभी भी इसराइल को नहीं होना चाहिए। और हमास को गैर मुसल्लह करना भी इसके अंदर शामिल है। हमास के पास मुख्तलिफ हथियार हैं, रॉकेट हैं, बाद औक़ात उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास छोटे और बड़े वेपन्स हैं हमास के पास, लेकिन वो बहुत महदूद हैं और बहुत थोड़े हथियार हैं उनके पास। लेकिन हमास को भी गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये फ़लस्तीनियों के साथ एक ज़्यादती है और उनकी तहरीक को मुकम्मल तौर पे कुचलने के मुतरादिफ है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर वोट डाल दिया, लेकिन वोट डालते हुए पाकिस्तान ने एक बात की। पाकिस्तान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कम से कम जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का तो क़याम होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मुतालबा है।
लेकिन आपको मैं एक हैरत की बात बताता हूं कि पाकिस्तान और बहुत सारे इस्लामी ममालिक मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के उन नकात के अंदर जिसके ऊपर यह करारदाद पेश की गई है, इसमें सिर्फ एक नुक्ता शामिल नहीं करवा पाए। भाई अगर आप सारे डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि इसराइल को महफूज बनाना है, उसकी सरहदों की हिफाजत करनी है, गजा के अंदर जो फ़लस्तीनी है उनको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करना है, हमास से हथियार छीन के वापस लेने हैं, अगर आप ये सारे मुतालबात मान रहे हैं तो आपको अपना एक मुतालबा भी उसमें शामिल करवाना चाहिए था। इस करारदाद में एक नुक्ता होना चाहिए था कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। सारे मुसलमान मिलकर एक नुक्ता शामिल नहीं करवा पाए और डोनाल्ड ट्रंप के नुकात के ऊपर सब ने मिलकर दस्तखत कर दिए, यानी हाथ खड़े कर दिए, जनाब हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान ने भी इसके हक में वोट डाल दिया। चीन ने समझा ये गलत कदम है, रूस ने भी ये समझा गलत कदम है। अच्छा, ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा में होता नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान का मौक़िफ़ और चीन का मौक़िफ़ एक ही जैसा होता है। भारत कुछ करने जा रहा हो, अमेरिका कुछ करने जा रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चीज़ आती है चाइना उसको रोकता है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा चीन के मौक़िफ़ के साथ रहता है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ चीन के मौक़िफ़ से अलग हो गया। चाइना को ये लगता है कि ये जो फोर्स बनाकर भेजी जाएगी ये एक कब्ज़ा फोर्स होगी और ये जाकर फ़लस्तीनियों को दबाएगी और उनकी जो आज़ादी की तहरीक है वो भी कुचल जाएगी। ये सारी दुनिया यही समझती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं कि हमारा तो मौक़िफ़ कुछ और था, हम तो हमेशा से कुछ और कहते रहे हैं। तारीख़ी मौक़िफ़ था पाकिस्तान का कि इसराइल नाम की कोई रियासत ही मौजूद नहीं है, ये नाजायज़ काबिज़ कुव्वत है, इसको तस्लीम करना फ़लस्तीनियों से गद्दारी होगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दर्ज है कि ये इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए करामत है। आज इसराइल और पाकिस्तान चंद चीज़ों पे एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। इनके बैकडोर चैनल राब्ते भी चलते रहते हैं। हाल ही में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं तो चलती रहती हैं। उर्दन के सरबराह जो इसराइल के बड़े ज़बरदस्त हमायती हैं, जब ईरान की और इसराइल की लड़ाई चल रही थी तो ईरानी हमलों को रोकने में जो उर्दन के हुक्मरान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान की उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त कुर्बतें पैदा हुई हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को और पाकिस्तान को एक मुट्ठी कर दिया है, यानी इसराइल भी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, पाकिस्तान भी कहता है कि दिया जाए। इसराइल को फिक्र है कि गजा के अंदर कोई भी मुसल्लह शख्स नहीं होना चाहिए जिससे इसराइलियों को ख़तरा हो, और पाकिस्तान भी उस फिक्र का हामी है। आज पाकिस्तान ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि बिल्कुल हम साथ खड़े हैं इस मामले में, गजा के अंदर स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी। अच्छा, आपको मंजन ये बेचेंगे बार बार कि हम मुसलमानों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। ये आप किस तरह की हिफाजत करने जा रहे हैं जिसमें आप उनको गैर मुसल्लह कर रहे हैं? देखें, ये एक फ़ैसला हुकूमत का ही था, हुकूमत ने ही करना था और हुकूमत ने कर दिया है। हुकूमत अगर कल को ये कहेगी कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करती है तो वो ये भी कर सकती है। आईने पाकिस्तान ने उनको ये इख्तियार दिया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जाली है, ये बात दुरुस्त है कि वो ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक इस्तिस्ना भी ले लिया है। तो ये वो काम है जो करने के बाद किसी भी फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना चाहिए होगा, बगैर इस्तिस्ना के वो कर नहीं सकेगा। लेकिन उलमा इकराम क्या कह रहे हैं, अब 6 बड़े आलम दीन हो गए हैं। गामदी साहब ने भी कहा, मौलाना तारिक मसूद साहब ने भी कहा, तकी उस्मानी साहब ने भी कहा, ताहिर अशरफी साहब दौड़ गए। इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हमायत नहीं की फील्ड मार्शल की। जवाहर बहादुर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना से और ये इससे कोई ये शरई मामला नहीं है, इस्लामी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक गैर इस्लामी और गैर शरई किस्म का इस्तिस्ना आसिम मुनीर साहब ने हासिल किया। वो इस किस्म के इक़दामात फिर उन्हें करने में दिक्कत होती अगर उनके पास इस्तिस्ना ना होता। तो आज कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज इन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म जो कहते थे वो कहते थे। कायद-ए-आज़म के इक़दामात, कायद-ए-आज़म के फ़ैसले, कायद-ए-आज़म की बातें आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। और अब बहुत सारे टाउट्स उठेंगे, बहुत सारे बेशर्म लोग उठेंगे। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, वो शहबाज शरीफ से नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, बल्कि वो पूछेंगे गुज़िश्ता कई दिनों से कैद तन्हाई में जेल में पड़े हुए इमरान खान से कि आपने इसमें क्या किया। और भाई इमरान खान ने तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, इमरान खान ने तो ये वोट नहीं डाला, इमरान खान ने तो स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं बनाई। इमरान खान तो हमेशा ये कहता रहा कि जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनके मुताबिक 1967 की पोजीशन पे आप चले जाएं, फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुमलिकत बनाया जाए
एक आज़ाद रियासत हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो, तो जब तक आप फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं दे देते तब तक ये कैसे मुमकिन है? यानी ये कैसे मुमकिन है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक दिए बगैर आप इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले जाएं और आप चूना बेचें पाकिस्तानियों को, ये कि जनाब हम आपको चूरन बेच रहे हैं, चूरन आप चाट लें कि हम तो मुसलमानों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। और ऊपर से इनके कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, हम तो जा रहे हैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। और भैया आपको तो उधर किसी ने पर नहीं मारने देना, आपको तो उधर उन्होंने जाने नहीं देना। आपकी ड्यूटी सिर्फ गज़ा में है और गज़ा वहाँ से बहुत दूर है, 100 मील का फासला है। अच्छा, इन्होंने जो चीज़ें तस्लीम कर ली उनमें यह भी है कि जो बीच में बफर जोन है वो भी कायम रहेगा, यानी जो इसराइल है उसके और जो फ़लस्तीन है या जो गज़ा का इलाका है उसके बीच में इसराइल ने एक बफर जोन बनाया जो गैर कानूनी है, तो ये उसको भी तस्लीम कर लिया गया है। अंदाज़ा करें आप, और इसराइली तमाम जितने भी इसराइली नुकात हैं या उनके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं उस पर पाकिस्तान ने आज वोट डाला है। कमाल नहीं हो गया? ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब ने करके दिखाया। नाज़रीन, अलीमा खानम साहबा गई मुलाकात करने के लिए इमरान खान साहब से, उनकी दीगर बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं। अभी यहाँ पे बरतानिया में जो एक्स का प्लेटफॉर्म है वो भी बंद है, खबरें आने का सिलसिला भी ज़रा स्लो है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। बहुत अफसोसनाक है। वो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए गई, वहाँ पर जाके धरना देकर बैठ गए। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। देखिए, मामला वही हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किए थे। नंबर एक कि इस्तिस्ना वाला मामला या ये जो एक्सटेंशन वाला मामला, तो फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के मामले में इमरान खान साहब कोई बीच में कबाब में हड्डी ना बन जाए, लिहाजा उन्हें इस वक्त कैद तन्हाई में रखा गया। नंबर दो मामला इसके अंदर जो है वो ये इसराइल वाला मामला भी है, फ़लस्तीन वाला मामला भी है। तो जब तक ये मामला नहीं हो जाते इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख दिया गया है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब के बाद ये लोग पहुंचेंगे उनका स्टेटमेंट तो आएगा और वो खुलकर सारा कुछ बताएंगे कि किसने क्या किया। और इमरान खान को जल्दी नहीं है जेल से निकलने की। देखिए, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अब ये लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने कहा जी जो इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को नहीं मिला वो इन्होंने ले लिया है। अवाम पर फ़र्ज़ है कि वो अपने इमरानी मुआहदे को बचाने के लिए मैदान में आए। ये लोग निकल के इन्होंने एहतजाज भी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसमें अक्सरियत में थे। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, पार्लियामेंट हाउस से बहुत थोड़ा सा ही फासला है, तो वहाँ इन्होंने एहतजाज किया, एक वॉक की, एक रैली निकाली। और लोगों की बहुत बड़ी तादाद तो नहीं थी क्योंकि चारों तरफ से रेड जोन को कंट्रोल कर दिया जाता है, तो ये पार्लियामेंटेरियन से या उनके साथ कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं वो सारे थे। लेकिन ये है कि एक अच्छा उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज का एक आगाज़ किया। वकला भी मुख्तलिफ जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो वकला जिन्हें इलेक्शन जीतने के बाद या तो जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन कर लिया या वो वकला जिन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम के ऊपर इलेक्शन में वोट लिया और आज वो एहसन भून वगैरह के कंट्रोल में हैं या आज़म नज़ीर तारर साहब के कंट्रोल में हैं, वो सारे के सारे इससे अपने आप को बाहर रख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जज इस्तीफ़े देते हैं तो दें, घर जाते हैं तो जाएं, मज़ीद जजेज आ जाएंगे, ये जजों की लड़ाई हमने नहीं लड़नी, ये जाने इनका काम जाने। हालांकि ये वो सारे वकला हैं, जब इन्होंने वकला तहरीक चली थी तो ये सारे उसका हिस्सा थे, उसके अंदर शामिल थे और ये सारे मिलकर यही काम कर रहे थे। और वो जजों की लड़ाई थी कि अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया था। आज भी अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो नौजवान वकला है वो बड़े पैमाने पर सारे के सारे आज खड़े हैं खिलाफ इस 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के। लेकिन एक और बात है ना, इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मदद शामिल हाल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी ताकत से मौजूदा निज़ाम और 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़ी है। नंबर दो, इस मरतबा कोई बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग भी नहीं है, कोई बाहर से भी फंड नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने फंड्स का मसला है, वो इन्हें कैसे बड़े पैमाने पे फंडिंग कर सकते हैं। तो वकला को उस तरह फंडिंग नहीं मिलेगी जैसे पिछली वकला तहरीक में फंडिंग मिली थी, उसमें बहुत फंडिंग आ गई थी। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, पाकिस्तान के बाहर से अंदर से बहुत फंड्स मिल गए थे, उसको बहुत सहूलतकारी मिली थी। लेकिन इस मरतबा क्योंकि इसराइल के और फ़लस्तीन के मामले पर आसिम मुनीर साहब ने पूरा साथ दिया अमेरिका का, तो इसके नतीजे में जो कोई फंडिंग पहले बाहर से इधर उधर से आ जाती थी उसके ऊपर भी अब पाबंदी लग जाएगी, सख्ती हो जाएगी। तो फंडिंग के बगैर तहरीक चलाना भी मुश्किल है। अब वकला को ना अपने जोरे बाजू पे तहरीक चलानी पड़ेगी। देखते हैं
कि वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहरहाल अभी तक की इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। हो सकता है मुलाकात हो जाए, लेकिन मुश्किल दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये खबर जो बड़ी छपवाई गई थी और पाकिस्तान के अंदर भी आलमी सतह पे इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, एक मरतबा नहीं कई मरतबा टारगेट किया गया। हसनैन रफ़ीक साहब हैं बड़े अच्छे जर्नलिस्ट। अच्छा, ये जो टारगेट किया गया ना, इस टारगेट करने में एक कसाब जो बनी गाला के अंदर जिसकी कसाई की दुकान है, उसका नाम इस्तेमाल किया गया कि जनाब ये जो बंदा है ना, ये बंदा वहाँ पे एक गवाह के तौर पे भी है, और इसका नाम बाकायदा आर्टिकल्स के अंदर लिखा भी गया और इसके ऊपर बड़े शद और मत के साथ एक प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल ने, अखबारात ने, सब ने मिलकर इस खबर को ऐसे चलाया कि जैसे बहुत बड़ी बात है। अब ये जो कसाब है जिसका इंटरव्यू लेने के लिए ये खातून बुशरा तस्कीन साहबा पहुंची थी, अब वो सारी कहानी बेचारा बता रहा है। वो ये बताता है कि जनाब 3 दफ़ा ये बीबी मेरे से गोश्त लेने आई है और इनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये किसी और चक्कर में है, और ये मेरे से पूछती थी जनाब बकरों के रंग बताओ, तो ये बताओ, तो वो बताओ। तो नाज़रीन, आप सारे ये जानते हैं कि जब भी आप लोग कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं या कोई ट्रैवल करने जा रहे होते हैं, लोग पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो वो सदका देते हैं। तो सदके के अंदर वो मुर्गी या बकरा ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त गरीबों में बांट देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, नहीं दुनिया भर में है। मुसलमान सदका करते रहते हैं, तो इसी तरह से सब लोग सदका करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, नवाज शरीफ साहब के सदके दे रहे थे लोग। मैंने देखा जरदारी साहब के बारे में बाकायदा खबरें छपी है। तो ये तो एक इस्लामिक तरीक़ाकार है कि सदका करना। अब इसमें जो है वो उसको उन्होंने घेरा कसाई को, तो कसाई ने बताया जनाब मैंने नमक खाया हुआ है, मैं कैसे नमक हरामी करूं। मैं इमरान खान साहब के घर 15 साल से जा रहा हूं, 15 साल से मैं वहां पे गोश्त सप्लाई कर रहा हूं इमरान खान साहब के घर में जो पकाकर खाया जाता है। और वो ये कहते हैं जनाब मैं जानवर ज़िबा करता था। अच्छा, वो ये भी बता रहे हैं कि बीबी मुझे बार बार कहती थी कि सिरियों का बताओ, पायों का बताओ, सिरियों का बताओ किस रंग की। उन्होंने कहा जी मैं तो सिरिया और सारा सामान साथ लेके वापस आता था, जो गरीब लोग होते हैं उनको हम दे देते थे। तो उस आदमी ने पूरा का पूरा पोल खोल दिया और इसमें जो सबसे अहम रोल प्ले किया वो रोल प्ले किया हसनैन रफ़ीक साहब ने। अच्छा, वो अब बातें ज़रा सुन लें आप। ये आगा शेख सरवत साहब ने इसकी एक तहरीर लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बुशरा तस्कीन मुझे झूठ पर आमादा करती रही, शोहरत की हिरस दिलाती रही। वो मुझसे बेरब्त और बेमहल सवालात करती रही कि बकरा किस रंग का था, स्याह रंग का था। वो सिरियाँ रख लेती थी और ताकीद करती थी कि तुम्हें कोई गजंद ना पहुँचेगा, मगर मैंने खान साहब के आस्ताने का नमक खाया था, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने उसके रूबरू ये कहा कि जिन बातों को तुम घड़ रही हो वो सरासर बेबुनियाद और लगव हैं, झूठी है। ऐसी कोई वारदात इमरान खान साहब के साथ पेश नहीं आई, ना उन्होंने कभी ऐसी महमल बात कही और ना ही उनकी अहलिया ने मुझ पर कोई ऐसा हुक्म दायर किया। मैं हर बार सारा गोश्त अपने हमरा ले जाता और मुस्तहकीन में अपने हाथों से तकसीम करता था। सिरिपाए भी मैं खुद साथ रखता था। बनीगाला के एक खादम ने बुशरा तस्कीन को मेरे पास भेजा। वो आई और मुझ पर दबाव डालती रही कि मैं उसकी मन घड़त रवायात की तस्दीक कर दूं। जब मैंने इन तमाम इल्ज़ामात को बेहकीकत और बेमाया करार दिया तो इसके बावजूद उसने इन बातों को कलम बंद करके छाप दिया। यहाँ तक कि एक नामियाती जरीदे में वो तहरीर शाया की गई जिसमें कसाब राणा अजीम से मुतालिक गलत और गुमराह कुन नकात दर्ज किए गए। अल्लाह जी, कसाई भी मुकर गया। ये जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बनाई वो बंदा ही मुकर गया। ये इनके हालात हैं। और आसमा शरादी साहिबा के साथ ये हुआ कि उन्होंने इस स्टोरी को बिला वजह ही ओन कर लिया। यानी इमरान खान साहब के दौर में वे कहती रही कि मैंने तो कोई नाम ही नहीं लिया बुशरा बीबी का, और अभी जब ये स्टोरी बुशरा तस्कीन साहिबा की आई तो उन्होंने स्टोरी को ओन कर लिया। अब वो स्टोरी तबाह हो गई। वो कसाई कह रहा है जी ऐसी बात ही कोई नहीं, कोई काली सिरिया नहीं, तो कोई जादू, कोई टूना नहीं, मैं तो इन चीज़ों का हिस्सा ही नहीं हूँ। तो नादरीन, ये अब सूरत हाल। वो कहता है सदका था, मैं खैरात कर देता था, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मैं उनके अंदर बांट देता था। तो ये नादरीन हालात हैं और इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा किया गया है। हसनैन रफ़ीक साहब को शाबाश कि उन्होंने इतनी फस्तायत के बावजूद, इतने बदतरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान में काम करना आसान नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर जहाँ अब मैं बैठा हूँ, यहाँ बैठ के मैं अगर 2 किताबें भी आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ लिख दूँ ना तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता।
यहां बैठ के मैं शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को कुछ भी कहता रहूं, हकायक की बुनियाद के ऊपर कहता रहूं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जो मर्जी यहां करता रहूं, क्योंकि यहां पे एक आज़ादी हासिल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 जुमले बोलना, एक खबर देना इंतहाई मुश्किल है। और मैं भुगत के आया हूं 3 साल, 10 मरतबा तो गिरफ्तार हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनका हम बाहर बैठे हुए लोगों के साथ कोई मुवाजना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आज तारिक मतीन साहब, सिद्दीक जान साहब, हसनैन रफ़ीक साहब, शाकिर रवान साहब, बहुत सारे और हमारे नौजवान हैं, बेशुमार हैं, अतर काज़मी साहब, ये लोग बहुत मुश्किल, अलीना शिगड़ी साहिबा, समीना पाशा साहिबा, और बहुत सारे, मैं किस किस का आपके सामने नाम लूँ, वो रोज़ाना जितनी फस्तायत का, जुल्म का और धमकियों का सामना करते हैं, आप सोच नहीं सकते। हम लोगों पे दबाव ज़रूर है जो पाकिस्तान से बाहर लोग मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ों का दबाव है। और सबसे ज़्यादा तो यह है कि बाहर भी आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में काम करना और बाहर काम करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर बैठ के ये बात कर देना बड़ा आसान होता है कि जनाब पाकिस्तान में फ़लाना कंप्रोमाइज़ हो गया, फ़लाना ये नहीं कर रहा, फ़लाना ये वाली बात क्यों नहीं कर रहा। ये बाहर बैठ के बहुत आसान है। और हमारे जो कुछ बेनामी किस्म के अकाउंट्स हैं, वो ये वाला बहुत ज़्यादा तमगा बांटते हैं। खुद तो सामने आने की उनमें जरूरत नहीं होती, लेकिन वो लोगों को ये कहते रहते हैं, ये नामुनासिब बात है। ये जो लोग पाकिस्तान में बैठ के हसनैन रफ़ीक जैसा काम कर रहे हैं, या सिद्दीक जान जैसा काम कर रहे हैं, या जो लोग समीना पाशा साहिबा जैसा काम कर रहे हैं, ये लोग दाद के मुस्तहिक हैं। इन्हें जो है वो सलाम करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। कुछ और खबरें थी लेकिन लंबा हो गया ये वीलॉग, अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।